नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से प्रयोगवाद की एक और प्रवृत्ति पर चर्चा करेंगे, जो कि है प्रकृति सौंदर्य पर नई दृष्टि। तो पहले तो आप इस बात पे को समझ लें कि प्रकृति शब्द को जो हमारे कवियों ने या फिर हम कहेंगे जो हमारे लेखकों ने जिसको उभारने की कोशिश की है, वो प्रकृति सिर्फ पहाड़, नदी, पेड़ पौधे यहीं तक सीमित होकर के रह गई है। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च में इस चीज़ को बताया है कि प्रकृति संसार की वो सारी चीज़ें हैं जो जो किसी भी तरीके से, यानी अ, चाहे वो चर हैं या अचर हैं, यानी स्थिर हैं या अस्थिर हैं, दोनों ही तरह की चीज़ें जो हैं वो सभी चीज़ें वो प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। संसार की कोई भी चीज़, क्या आप शेर की दहाड़ने को जो है वो प्रकृति नहीं कहेंगे? वो उसका स्वभाव नहीं है, वो प्रकृति ही है। क्या एक मनुष्य का रुदन ये प्रकृति नहीं है? ये प्रकृति ही है। क्या जो और सांसारिक चीज़ें हैं वो प्रकृति से भिन्न है? नहीं, प्रकृति से भिन्न नहीं है। क्या तो प्रकृति संसार की समस्त चीज़ें हैं। जितनी भी संसार में चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सजीव या निर्जीव, वो सब प्रकृति हैं। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा की है वो प्रकृति सौंदर्य जो है उसको दूसरी दृष्टि से देखने की कोशिश की है। यानी हम एक पारंपरिक प्रकृति के बंधन को देख रहे हैं, लेकिन प्रयोगवाद थोड़ा सा इससे आगे निकल गया है। तो वो कौन सी प्रकृति की बात चल रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नए कवियों ने प्रकृति सौंदर्य के प्रति अपना विशेष अनुराग व्यक्त किया है, लेकिन इन सभी कवियों का प्रकृति प्रेम छायावादी प्रकृति प्रेम से तत्वतः भिन्न है। छायावादी कवि प्रकृति में एक विराट सत्ता का संकेत पाता था और मानसिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में प्रकृति का पूरा उपयोग करता था। प्रकृति उसके भावों का आलंबन थी। हृदय की स्वच्छंदता समाज की सभी बंधनों को तोड़कर तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल के गीत गाती थी। प्रयोगवाद तथा नई कविता के काल में कवि का जीवन जगत की स्थिति परिस्थिति के तनाव, संघर्ष, औद्योगिक समाज के आरंभ की टूटन, नेहरू युग की निराशा से उत्पन्न मोहभंग उसकी चेतना को डसता था। इसी तनाव को कम करने के लिए वह प्रकृति के पास जाता है। मानव के द्वारा प्रकृति के विनाश की चिंता, या प्रकृति का विनाश जो है उसकी चिंता की गई। प्रकृति का विनाश हो रहा है। अज्ञे ने नंदा देवी के वन वैभव को लेकर बार बार व्यक्त किया कि किस तरीके से जो नवीनीकरण हो रहा है, उस नवीनीकरण के कारण से जो हम लगातार वृक्षों को काट रहे हैं, जो चीज़ों को काट रहे हैं, उससे किस तरीके से प्रकृति नष्ट हो रही है। उनका एक नज़रिया है कि वो, मैंने जैसा कहा कि एक पर्टिकुलर चीज़ में बंद करके वो एक प्रकृति को देख रहे हैं, तो उसको उसी रूप में उन्होंने यहाँ पर करा है, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके। यानी यहाँ उन्होंने उसके नेगेटिव पक्ष को दिखाने की कोशिश की है। भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, हरिनारायण व्यास, कुंवर नारायण आदि सभी कवि प्रकृति को सामाजिक अंतःदर्शन के रूप में लेते हैं। सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल, पीके फूटे वैन आदि के बिंदे प्रकृति की महिमा के अनेक नए प्रतीकों बिंबों में वाणी दी है। सर्वेश्वर ने ग्रामीण संवेदना के प्रकृति गीत रचे हैं, तो गिरजा कुमार माथुर ने नारी देह की लय को व्यक्त करने के लिए शिशिर निशासी लंबी पलकें जुगती देखी। तो उन्होंने शिशिर की रात से जो है वो किसकी कल्पना कर दी, किसको किसको जोड़ दिया? शिशिर निशासी लंबी पलकों को जो है शिशिर की लंबी रात की तरीके से उसके सौंदर्य की अभिव्यक्ति करी। कितना सुंदर चित्रण किया। मतलब ये विरल है, ये प्रयोग विरल है। विरल क्या है ही नहीं, सच कहें तो ये प्रयोग है ही नहीं। इससे पहले कभी किसी ने किया ही नहीं होगा। हो सकता है इसके बाद लोगों ने कर लिया हो, क्योंकि ये प्रयोग बिल्कुल अनूठा है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर अभी उसकी अभिव्यक्ति की है, जुक्ति देखी है। नरेश मेहता में आदिम प्रकृति की गंध का अद्भुत रंगीला संसार है। नव की आम छाव में बैठा बजा रहा
बंशी रखवाला। मूल बात यह है कि इन कवियों ने जीवन के राग विराग आस्था नास्ता को व्यक्त करने में प्रकृति बोध का सहारा लिया है। यानी प्रकृति बोध का ये कुछ और आगे बढ़ गए, लेकिन अभी तक सजीव निर्जीव के चक्कर में ये लोग फंसे हुए हैं। कुछ को वो मानते हैं कि सजीव है, कुछ को मानते हैं निर्जीव है। लेकिन यदि आप खुले उससे सोचने की कोशिश करेंगे, तब आप पाएंगे कि कोई चीज़ निर्जीव है ही नहीं, केवल हमारा भ्रम है, केवल हमारा भ्रम है। चीज़ें हर जो संसार में जितनी चीज़ें हैं वो सब एक दिन निर्जीव होती हैं। और निर्जीव कौन सी चीज़ हो सकती है? जो सजीव है। यदि एक चीज़ निर्जीव होती है, क्या आप एक पलंग को देखिए, आप एक अलमारी को देखिए, क्या वो एक दिन ऐसी नहीं हो जाती कि उसको यूज़ करने योग्य नहीं रह गई? तो निर्जीव हुई या नहीं हुई? निर्जीव तो तब होती है, इसका मतलब उस समय वो निर्जीव होती है जब वो यूज़ करने योग्य नहीं रह गई। कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, एक दिन ऐसा ज़रूर आता है वो बिल्डिंग ख़त्म हो जाती है। एक कितना भी बड़ा महल हो, एक दिन ऐसा आता है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब हर चीज़ का एक दिन अंत तय है। तो इसका मतलब अंत किसका तय होता है? जो सजीव होता है, जो चीज़ें सजीव होती हैं। तो इस संसार की समस्त वस्तुएं सजीव हैं, जो कि एक दिन निर्जीव हो जाती हैं। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब